नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पिछले 7 साल से विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चैलेंजर का इंतज़ार है कि कोई आए उन्हें चुनौती दे। समय के साथ ये चैलेंजर्स बदलते रहते हैं, कभी किसी पर उम्मीद टिकती है, कभी किसी पर उम्मीद टिकती है। तो डेमोक्रेसी में अगर प्राइम मिनिस्टर का या फिर जो मुख्य पार्टी है जो सत्ता में है उसके नेता को चुनौती देने वाला कोई आए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन किस किस तरह के प्रयास हुए हैं इस पर थोड़ा नज़र डालना चाहिए। 4 युवाओं पर 2015 से 2019 तक भरोसा किया गया, दांव लगाया गया कि ये हो सकते हैं चैलेंजर, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, या चारों मिलकर हो सकते हैं। एक युवा शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकती है। तो आज 2021 में हैं हम, कहाँ हैं वो 4 युवा, क्या कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले थे। एक एक करके बात करते हैं। पहले युवा उभरे हार्दिक पटेल गुजरात से। गुजरात में शुरू हुआ जुलाई 2015 में पाटीदार अनामत आंदोलन, यानी पाटीदार आरक्षण आंदोलन। उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया 20-21 साल के युवा ने और उनका नाम था हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल को उस समय हीरो के रूप में पेश किया गया। उस आंदोलन में हिंसा हुई, पुलिस फायरिंग हुई और उनकी गिरफ्तारी हुई। हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी हुई, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला। और आंदोलन किस लिए हुआ था? आरक्षण की मांग। हार्दिक पटेल के ही शब्दों में कहें तो उनकी बहन की दोस्त से ज़्यादा नंबर मिले, लेकिन एक प्रतियोगी परीक्षा में उनकी बहन की दोस्त को नौकरी मिल गई। उसका सिलेक्शन हो गया इस आधार पर कि वो पिछड़ा वर्ग से थी और उसको आरक्षण मिला। तो उन्होंने कहा कि ये आरक्षण जो है बहुत बुरी चीज़ है। आरक्षण के कारण मेरी बहन को ज़्यादा नंबर होते हुए भी जो है वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये बात पाटीदारों के मन में आरक्षण को लेकर या आरक्षण नहीं मिलने के कारण नुकसान हो रहा है, ये लंबे समय से थी। लेकिन कारण ये नहीं था जो हार्दिक पटेल ने बताया। उसके सामाजिक कारण हैं और वो एक दिन में नहीं बना, लंबे समय से है। गुजरात का पाटीदार समाज जो है, पटेल समुदाय जो है, वो बड़े काश्तकार, अच्छे काश्तकार हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं और ज़्यादातर ठीक ठाक संपन्न लोग हैं। उत्तर भारत के काश्तकारों से तुलना करें तो उनसे बहुत बेहतर स्थिति है। और पिछड़ा और दलित समाज, जिसके पास ज़मीन कम थी या व्यवसाय के लिए कोई साधन संसाधन नहीं था, वो लोग आरक्षण का लाभ उठाकर वो सिविल सर्विसेज में, पुलिस में, इनकम टैक्स में, स्टेट की जो सिविल सर्विस है, पुलिस सर्विस है, उसमें भर्ती होने लगे। तो एक सामाजिक बदलाव शुरू हुआ ये कि जो वर्ग इन पटेल काश्तकारों के सामने सर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़ा होता था, स्थिति ये बनी कि उसी वर्ग के बच्चे पढ़ लिख कर जब सरकारी नौकरियों में आए तो उनके सामने उनको अपनी ज़रूरत के लिए, अपने काम के लिए जाकर खड़े होना पड़ता था। दरअसल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट था जो यहाँ से शुरू हुआ, जिसके कारण इस आरक्षण के आंदोलन की नींव पड़ी। कारण भले ही कुछ और बताया गया हो, लेकिन वास्तविक कारण ये था। तो खैर हार्दिक पटेल जब उभरे तो उनके खिलाफ सेडिशन का चार्ज लगा। जिस तरह के भाषण दिए, हिंसा के लिए उकसाया, वो जेल गए। जेल से फिर उनको 2020 में ज़मानत मिली सशर्त कि 6 महीने गुजरात में नहीं आएंगे और 9 महीने महसाणा, जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ नहीं आएंगे। गुजरात का 2017 में चुनाव था, याद रखिए। उसी समय जो है पिछड़े वर्गों ने भी आंदोलन शुरू किया। उसमें जो है ठाकुर समाज के अल्पेश ठाकुर उनके नेता बनकर उभरे और उन्होंने पिछड़ा, दलित और आदिवासी, इन तीनों समुदायों के संगठनों को मिलाकर आंदोलन शुरू किया कि दरअसल ये पाटीदार आंदोलन आरक्षण के लिए नहीं है, पाटीदारों को आरक्षण दिलाने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद आरक्षण की व्यवस्था को ही ख़त्म कर देना है। तो अल्पेश ठाकुर पिछड़ों के युवा नेता बनकर उभरे।
ये जो जिन नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ ये सब 20 से 30 साल के बीच के उम्र के थे। तो अल्पेश ठाकुर जो है दूसरे नेता बनकर गुजरात में उभरे और गुजरात में ऐसा लगा कि बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन, एक बार जैसे 1974 में नवनिर्माण आंदोलन हुआ था उसने गुजरात की पूरी राजनीति बदल दी, वैसे ही बदलाव फिर आने जा रहा है। और 2014 में नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़कर दिल्ली आ चुके थे। तो ये माना गया कि ये उनके गृह राज्य में जो कुछ हो रहा है ये उनकी नाकामी, उनके नेतृत्व की नाकामी से इसको जोड़कर देखा जाना चाहिए। और ये चैलेंजर हैं मोदी के, मोदी इनका जवाब दें, इनके मुकाबले कहाँ ठहरते हैं वो बताएं। इस तरह से गुजरात से दो नेता उभरे जिनको माना गया कि ये चैलेंज करेंगे प्रधानमंत्री को। लेकिन एक और नेता उभरे 2016 में, ऊना में दलितों पर अत्याचार हुआ, उनको बेरहमी से पीटा गया, उनका अपमान किया गया। उससे एक नाराज़गी जो पैदा हुई उसको लेकर उसको भुनाने के लिए सामने आए युवा नेता जिग्नेश मेवाणी, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और एक यात्रा भी निकाली अहमदाबाद से राजकोट तक की। इस यात्रा में रास्ते में बहुत से लोग जुड़ते गए, 90 लोगों से उन्होंने को लेकर शुरू किया था, रास्ते में कई हज़ार लोग जुड़ते गए। तो उस समय कुल गुजरात का माहौल और उससे पूरे देश में माहौल था कि स्थितियां नरेंद्र मोदी के नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। वो अपना गृह प्रदेश भी संभाल नहीं पा रहे हैं, उनके जाते ही सारा जो संगठन सरकार का ढांचा था भरभरा कर गिर रहा है। और ये चुनौती उनको जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में भारी पड़ने वाली है। तो ये तैयारी हो रही थी 2019 की, 2015-16 से ही। लेकिन 2016 में ही एक और घटना हुई, और वो घटना हुई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। यहाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कन्हैया कुमार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष थे। विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और कार्यक्रम भी क्या, जो संसद पर हमले का षड्यंत्रकारी अफजल गुरु था उसको फांसी दी गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। उस आदेश को रुकवाने के लिए देश के तमाम जो अपने को बुद्धिजीवी कहते हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग कहते हैं, वकील, ये आधी रात को इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, खुलवाया और उस पर पुनर्विचार की मांग की, जो कि नहीं मानी गई और उसको 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई। एक आतंकवादी को फांसी दे दी गई, लेकिन उस आतंकवादी के पक्ष में खड़े होने वाले कौन थे? आप लगातार देखिए 2013 से आपको नज़र आएगा आज 2021 तक वही लोग हैं, बार बार सामने आते हैं मोदी के विरोध में। वही जो है वो ग्रुप है जो सामने आता है। तो जेएनयू की बात कर रहा था। जेएनयू में छात्र संघ की ओर से, कन्हैया कुमार के साथियों की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम 9 फरवरी को रखा गया, जिस दिन अफजल गुरु को फांसी दी गई थी, और कहा गया कि उसकी बरसी मनाएंगे। उस कार्यक्रम में क्या हुआ, भारत विरोधी नारे लगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारा लगा। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारा लगा। और याद रखिए, इस देश की सर्वोच्च अदालत ने फांसी का फैसला किया था, किसी राजनीतिक दल ने नहीं, किसी सरकार ने नहीं, किसी नेता ने नहीं। ये सम्मान दिखाया सर्वोच्च अदालत के फैसले का। उसके अलावा भी नारे लगे, भारत आज़ादी का नारा लगा, हमको चाहिए आज़ादी। और इन सब में जो हुल्लड़बाजी हुई, जो अराजकता हुई, उसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। 10 नेताओं के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। और जेएनयू में पूरा विपक्ष तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस, उसका समर्थक, कांग्रेस लेफ्ट और उसके समर्थक पार्टियों, राहुल गांधी भी पहुंचे। राहुल गांधी पहुंचे उन लोगों के समर्थन में जो देश के टुकड़े करने की बात कर रहे थे।
ये देश के इतिहास में, बल्कि कहें जेएनयू के इतिहास में, ये पहली बार इस तरह की घटना हुई थी जब कांग्रेस पार्टी देशद्रोहियों के साथ, देशद्रोह के आरोपियों के साथ पूरी तरह से खड़ी नजर आई। आप देखिए वो दिन, वहाँ से जो गिरावट बढ़ी है कांग्रेस पार्टी की, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ये 2014 से 2016-17 के बीच में ये हो रहा था। बहुत कोशिश की गई कि इन लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़कर और कुछ और विपक्षी दलों के साथ जोड़कर ये माहौल बनाया जाए कि अब नरेंद्र मोदी के दिन गिने चुने हैं। ये मानकर चल रहे थे लोग 2019 में नरेंद्र मोदी लौटकर नहीं आने वाले हैं। हाँ, जो अभी स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। उसके बाद ये 2015 से 17 के बीच में जो कुछ हो रहा था उसमें गुजरात चुनाव को ये मानकर चले ये लोग कि ये टर्निंग पॉइंट होगा, गुजरात से हारेगी बीजेपी और उसके बाद देश भर में भाजपा विरोधी अभियान और लहर शुरू हो जाएगी। गुजरात में बीजेपी जीत गई। प्रधानमंत्री मोदी जानते थे कि गुजरात में जीतने के लिए क्या करना है, कैसे जीतना है। दूसरा, गुजरात के लोगों में इस बात की गर्व की भावना थी और है कि उनके बीच का व्यक्ति, उनका व्यक्ति जो है देश का प्रधानमंत्री है। ये बहुत बड़ा फैक्टर था और वो अब भी काम करता है। तो इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों और उसमें जोड़ लीजिए जीएसटी की शुरुआती जो समस्या थी उससे नाराज़गी, इसके अलावा जो नोटबंदी हुई उससे नाराज़गी, ये सब मिलाकर भी कांग्रेस गुजरात नहीं जीत पाई। अब सवाल ये है कि ये चारों लोग हैं कहाँ। तो पहले हार्दिक पटेल की बात करते हैं। हार्दिक पटेल जो है 2020 में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। 2019 में लोकसभा चुनाव के समय वो कांग्रेस के साथ हो गए। जाएंगे नहीं जाएंगे, कभी होटल में मिल रहे हैं, कभी कहीं मिल रहे हैं, आखिर में कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके आने का असर ये हुआ कि गुजरात कांग्रेस के लोग जो है वो गोलबंद हो गए एक तरफ हार्दिक पटेल के सामने। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले उन्होंने बयान दिया कि मुझे जो है पार्टी में अलग थलग कर दिया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष तो है, लेकिन पार्टी संगठन जो है उनके लिए न कोई रैली आयोजित करवाती है, न कोई जनसभा आयोजित करवाती है, न और कोई कार्यक्रम करवाती है। तो वो नाम के, चूँकि हाईकमान ने तय किया, वो बन गए। उनको गुजरात कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार नहीं किया कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। पद भले ही मिल गया। कांग्रेस की हालत वैसे भी वहाँ खराब है। प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव में बड़ी उम्मीद थी कि हार्दिक पटेल आएंगे तो सारे पाटीदार फिर से कांग्रेस की तरफ आ जाएंगे, जो माधव सिंह सोलंकी के काम के नारे के बाद नाराज़ हो गए थे और जनसंघ के साथ गए, फिर बीजेपी के साथ बने रहे। वो नाराज़ होकर जो है वो कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और जो सीएलपी लीडर हैं दोनों ने इस्तीफा दे दिया। अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, न तो अस्वीकृत ही हुआ है। तो ये है कांग्रेस की स्थिति गुजरात में। तो हार्दिक पटेल की ये हालत है। जो अल्पेश ठाकोर थे उनको कांग्रेस, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ही। कांग्रेस ने उनको टिकट दिया और वो जीत गए। 2019 में जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे उसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और जुलाई में, लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के बाद और कई विधायकों ने जो है इस्तीफा दिया कांग्रेस से। लगभग 9 या 10 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, एक एक करके अलग अलग। इन सब के इस्तीफे से सीट खाली हुई, उपचुनाव हुए। बाकी लोग बीजेपी के टिकट पे जीत गए, अल्पेश ठाकुर नहीं जीते। अब अल्पेश ठाकुर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में तो हैं, लेकिन उनको आगे का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो चैलेंज करने आए थे मोदी को, वो अब मोदी की ही पार्टी में हाशिए पर है। तीसरे नेता गुजरात से ही, जिनका जिक्र किया मैंने, जिग्नेश मेवानी। उस समय लग रहा था कि वो शायद दलितों के देश में सबसे बड़े नेता हो जाएंगे। देश भर में वो दौरे करने लगे, सभाएं करने लगे
और ये माना जा रहा था कि ये जो तिकड़ी है, पहले तिकड़ी बनी गुजरात की, कि ये देश में माहौल बदलेगी। वो भी चुनाव लड़े, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़े, जीत गए। उसके बाद से वो कहाँ हैं, क्या करते हैं, किसी को कुछ ज़्यादा पता नहीं है। कभी विधानसभा में सुनाई दे जाता है, कभी किसी मुद्दे पे कुछ बोल देते हैं। उसके अलावा उनकी सक्रियता बाहर तो छोड़िए, देश में, गुजरात में भी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती। अब चौथे युवा थे कन्हैया कुमार। इन चारों में सबसे ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई कन्हैया कुमार की, क्योंकि कन्हैया कुमार की एक खूबी है कि बोलते अच्छा है, अच्छा भाषण देते हैं। तो उनको लेकर लेफ्ट लिबरल जो इकोसिस्टम था, उसमें ऐसा था कि कई पत्रकारों ने, बड़े बड़े संस्थानों के लिखा कि मोदी का जवाब तैयार हो गया है, मोदी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और कन्हैया कुमार को जो है एक हीरो के रूप में पेश किया गया कि 2019 के चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन जो होगा उसमें बड़ी भूमिका होगी कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार ने चुनाव से पहले सीपीआई ज्वाइन कर ली। वैसे भी वो लेफ्ट फ्रंट के जो स्टूडेंट विंग है उसी के नेता थे, और बेगूसराय से वो चुनाव लड़ने चले गए, बिहार के बेगूसराय से। भारतीय जनता पार्टी ने गिरिराज सिंह को उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बदलकर बेगूसराय भेज दिया। हालांकि वो बहुत खुश नहीं थे, वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पार्टी का आदेश हुआ तो गए। तो बेगूसराय में माना गया कि ये जो है बड़ी रणभूमि है, तो वहाँ देश भर के लेफ्ट लिबरल बिरादरी के लोग जुटने लगे। वहाँ पहुँचे जावेद अख्तर, उन्होंने सभाएं की, उन्होंने अलग से मुसलमानों की सभा की और कहा कि ये जो है, ये चुनाव जीतना, कन्हैया कुमार को समर्थन देना, उनको वोट देना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पहुँची शबाना आज़मी, वहाँ पहुँची स्वरा भास्कर, वहाँ दक्षिण के फिल्म कलाकार जो प्रकाश राज हैं वो पहुँचे। सारे मोदी विरोधी जितने थे देश भर में, जहाँ भी हो सकते थे, सब बेगूसराय में जम गए। धुआंधार प्रचार हुआ बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, और गिरिराज सिंह तो उम्मीदवार थे तो उनके खिलाफ होना ही था। और ये भी याद रखिए कि सीपीआई का, जिसके टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे कन्हैया कुमार, उसका आरजेडी से अलायंस था। इसके बावजूद जब नतीजा आया, मशीन खुली, तो कन्हैया कुमार 4 लाख से ज़्यादा वोटों से गिरिराज सिंह से हार गए। तो मोदी विरोध का ये जो चौखंभा था, वो 2019 के चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसे धड़ाम से जो है गिरा नहीं, बल्कि और ज़मीन के नीचे चला गया। अब कन्हैया कुमार की हालत ये है कि वो नगरी नगरी, द्वारे द्वारे खोज रहे हैं कि कहाँ ठिकाना मिले। 2 बार राहुल गांधी से मिल चुके हैं प्रशांत किशोर की मौजूदगी में। अरविंद केजरीवाल से भी मिलना चाहते थे, लेकिन उनको समझ में शायद आ गया होगा कि यहाँ जाना जो है ये ठगों के डेरे में जाने जैसा है, तो वो वहाँ नहीं गए। कोशिश किया जेडीयू से भी बात करने की। नीतीश सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं अशोक चौधरी, उनसे मुलाकात की। इस पर चर्चा होने लगी कि जेडीयू में शामिल हो रहे हैं, तो ये सवाल उठाया गया कि भाई कैसे शामिल हो सकते हैं, जेडीयू और बीजेपी का अलायंस है। तो उस दौर में अगर आपको याद हो, उनके कुछ बयान आए थे जो बड़े ही नरम बयान थे। जो मोदी के खिलाफ जहर उगलता था, वो कई मामलों में मोदी की प्रशंसा करने लगे, लेकिन उनको कहीं कहीं ठिकाना मिल नहीं रहा है। इस बीच में सीपीआई ने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कर दिया। एक ऑफिस सेक्रेटरी के खिलाफ आक्रमण करने, हमला करने, मारपीट करने के आरोप में उनके और उनके साथियों के, उसके बाद निंदा प्रस्ताव पास हो गया। तब से वो खफा खफा घूम रहे हैं सीपीआई से भी। तो कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पता नहीं है। लेकिन एक बात इस सब से समझ में आती है कि अगर विरोध किसी विचारधारा, किसी नीति, किसी कार्यक्रम के ठोस आधार पर खड़ा न हो, तो उसका यही हश्र होता है। व्यक्ति के विरोध के नाम पर आप जब इस तरह का अभियान चलाते हैं, इस तरह का जहर उगलना शुरू करते हैं, जब आप देश के विरोध में चले जाने को तैयार हो जाते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करने लगते हैं, तब वो टिक नहीं पाता है। ये इन 4 युवा नेताओं ने ठोकर खाकर समझा होगा।
ये उम्मीद करना चाहिए। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने समझा कि नहीं समझा, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि इस ठोकर खाने के बाद उनको ये बात समझ में आई होगी कि इस तरह से खाली व्यक्तिगत एक व्यक्ति का विरोध, उसको आप जो है वो राष्ट्रीय विरोध में बदल देंगे, ये कल्पना, ये सपना देखना ये बेकार है। तो ये है मोदी विरोधियों की दशा और उनकी दिशा। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मोदी विरोध का ये जो सरंजाम चलता रहता है, जो कोशिश चलती रहती है, वो कितनी पोली ज़मीन पर खड़ी है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। जाते जाते आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।